गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन और उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करना चाह रहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन के बारे में। तो देखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आंशिक भाग फलन, इसको मंझले कोष्टक या ब्रास ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो जैसे कोई x है तो x के अंदर दो पार्ट होता है, एक तो होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे आपने सपोज एग्जांपल लिया, आपने x आपने ले लिया 8.4, तो 8 प्लस 0.4, तो ये तो है इंटीग्रल पार्ट i और ये है फ्रैक्शनल पार्ट f। तो ये पूर्णांकीय भाग और ये आंशिक भाग होता है। तो ये लिखा x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x के दो पार्ट होते हैं, जब ये x इंटीजर हो जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है। तो ये जो i का मतलब इंटीग्रल पार्ट और f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, i यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और f है फ्रैक्शनल पार्ट, और f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और, ये जो लिखा इसके बाद में अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। एक तो आप ये देख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, कि किसी भी x में से उसका अगर पूर्णांकीय भाग इंटीग्रल पार्ट हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, उसका फ्रैक्शनल पार्ट या आंशिक भाग बचेगा। अब जैसे आपने कोई भी नंबर लाइन आपके पास है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसमें मान लो आपने वैल्यू ले ली 0.6, तो 0.6 का तो 0.6 ही आएगा। आपने ले लिया 1.7, तो 1.7 का क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर इंटीग्रल पार्ट कितना है, तो 1.7, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है उससे डिस्टेंस कितनी है वो देखनी होती है। जैसे आपने ले लिया सपोज 2.6, 2.9 ले लिया, तो 0.9 आ जाएगा। 2.9, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है उससे डिस्टेंस देखनी है। अब आप देखिए मैंने लिखा माइनस का 0.2, तो इसका कितना होगा, 0.8 आएगा। कैसे, माइनस 0.2 यहाँ है, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है उससे डिस्टेंस कितनी होगी, 0.8। फिर आपने माइनस 1.3 ले लिया, तो इसके लेफ्ट में -2 है, माइनस 1.3 के लेफ्ट में जो इंटीजर है उससे डिस्टेंस कितनी है, 0.7, तो ये 0.7 आ गया। -5.2 है, तो ये क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। -9.4 है, ये 9.5 है, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू चाहिए तो उसके लेफ्ट में जो पूर्णांक या इंटीजर है उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है। अब मान लो इंटीजर ही ले लें, 7 ले लिया तो 0 आएगा, -4 ले लिया तो 0 आएगा, 0 ले लिया तो 0 आएगा। तो इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समझने की बात है सबसे पहले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या है, उसको किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए पहले टेबल देखिए आप, आपने एक तरफ तो लिखा इंटरवल और दूसरी तरफ आपने लिखा इसकी वैल्यू। तो देखिए जब 0 से 1 के बीच में रखा तो x आएगा, 1 से 2 के बीच में रखा
जैसे 1.4 है तो 1.4 का 4 होता है, कैसे हुआ? तो 1.4 में 1 कम हो जाएगा यानी x माइनस 1। फिर 2 से 3 के बीच में तो 2.7 है तो 0.7 कैसे हुआ? 2 माइनस हुआ तो x माइनस 2। फिर आपने 3 से 4 के बीच में कहा, जैसे 3.9 ले लिया तो 0.9 कैसे आया? 3.9 में 3 माइनस होगा तो x माइनस 3। ऐसे ही -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। माइनस का 0.4 है तो उसका 0.6 कैसे आया? +1 करने से आएगा। फिर -2 से -1 के बीच में -1.7 है तो 0.3 होता है, कैसे आया? +2 करने से। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसकी इंटरवल में टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको देख के हम इसका ग्राफ बना सकते हैं इसका। तो इंटरवल आपके सामने आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट कहा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। x के दो पार्ट होते हैं, कोई भी नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, पूर्णांकीय भाग और आंशिक भाग। जैसे आपने कहा 8.4 है तो 8 + 0.4 ये तो हो गया पूर्णांकीय भाग या इंटीग्रल पार्ट, और ये हो गया आंशिक भाग यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये आपने लिखा इसको i + f, i क्या है और f क्या है? f 0 से 1 के बीच में होता है। और वहाँ से हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं। फिर हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की बात करी। 0.6 का 0.6 आएगा, 1.7 का 0.7 आ गया, इसमें 1 कम हो गया। मतलब जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो x माइनस 1 हो जाएगा। 2.9 का 0.9 कब हुआ? क्योंकि जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो x माइनस 2 होता है तो 2 कम हो जाएंगे। या आप कह दो उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर है उससे जो डिस्टेंस या दूरी होगी वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसके हिसाब से आपने ये टेबल बना ली और इस टेबल की हेल्प से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। ये 1, ये y, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3। 0 रखा तो 0 आया। 0 से 1 के बीच में क्या आएगा? y = x। जैसे ही 1 रखा वापस 0 हो गया। और 1 से 2 के बीच में y = x माइनस 1 आएगा। जैसे ही 2 रखा फिर 0 हो गया, क्योंकि इंटीजर रखते ही 0 आता है। और जब 2 से 3 के बीच में रखा तो y = x माइनस 2 आ गया। फिर जैसे ही 2, 3 रखा फिर 0 हो गया। इस तरह से चलेगा। ये y = x माइनस 3। इधर -1 पे 0, -1 से 0 के बीच में y = x + 1, -2 पे 0 और -2 से -1 के बीच में y = x + 2। ये y = x + 3 जब -3 से -2 के बीच में, तो ये ग्राफ बना किसका? y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो इसका डोमेन क्या है? देखिए प्रांत, तो डोमेन तो R है और इसकी रेंज या परिसर क्या है? रेंज आप देख सकते हो 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम लेस देन 1 होता है। तो
तो ये इसका डोमेन रेंज आ गया। अब इसकी बात करना चाहते हैं गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो देखिए ज़्यादा नहीं है, 3 ही प्रॉपर्टी है और वो भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बात को। कैसे? मैंने कहा पहली कि x का फ्रैक्शनल पार्ट वापस x आएगा यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो आपको पता ही है, आपने जिसे रखा 0.2 का 0.2 ही आएगा, 0.3 का 0.3 आएगा, 0.9 का 0.9 आएगा, 0 का 0 आएगा। सेम कब आएगा? जब x का इंटरवल 0 से 1 के बीच में हो। फिर लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 जब x इंटीजर, तो इंटीजर है, इंटीजर मतलब 7 है तो 7.0, 8 है तो 8.0, -1 है तो -1.0। तो हमेशा जब x बिलोंग्स टू i है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। और जब आपने कहा कि x नॉट इक्वल टू i तो -x का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 माइनस ये। एग्जाम्पल से देखें, आपने मान लो -3.6 ले लिया, तो -3.6 का वैसे कितना होता है? 0.4 आएगा। क्यों? -3.6 के लेफ्ट में -4 है, उससे डिस्टेंस 0.4 होगी। और वैसे इससे चेक करें कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 1 माइनस 3.6, तो 3.6 प्लस में है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.6, तो आप देख सकते हो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आपके सामने है, 3 प्रॉपर्टी है, वो भी बिल्कुल बेसिक है। ये ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में जो अभी बात करी थी उसमें हमने आपको समझा दिया था, इसलिए कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ऑलरेडी अपने को पता है। तो ये तो ग्राफ से देखा ही था, इंटीजर पे 0 आता ही है, ये हमें पता है। -x का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये एग्जाम्पल सहित मैंने आपको इसको समझा दिया। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लीस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। वो महत्तम पूर्णांक था, ये न्यूनतम पूर्णांक हो जाएगा। अब है लीस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। उसको हमने कहा था फ्लोर ऑफ x, इसको हम कहेंगे सीलिंग ऑफ x या न्यूनतम पूर्णांक फलन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, इसका सिंबल ऐसा है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 2.3 लिख दिया तो 2.3 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी यूँ समझो, ये 1 2 3 4 0 -1 -2, ये ऊपर की तरफ जाएगी। 2.3 यहाँ है तो जस्ट ऊपर वाला इंटीजर लिखना है। 1.6 का 2 हो जाएगा, 0.1 का 1 हो जाएगा, -1.3 का -1 हो जाएगा, -1.3 यहाँ है, ऊपर की तरफ जाना है। -8.1 है तो 9 हो जाएगा, -6.7 है तो -6 हो जाएगा, -9.8 है तो -9 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी इंटीजर दे रखा है उससे जस्ट ग्रेटर वाला इंटीजर होता है। तो ये है जो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन या न्यूनतम पूर्णांक फलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इसके ग्राफ और इंटरवल के बारे में बात करें तो देखिए, इंटरवल और y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, इसमें हमें बात करनी है। तो आप देखिए, और एक चीज़, और इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। 3 -2 का
-2। इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर नहीं है तो जस्ट बड़े वाला इंटीजर आएगा उस नंबर से। या इसको यूं भी कह सकते हैं साथ में हम कि ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू x होता है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता था, उसके अंदर यूं होता था लेस देन इक्वल टू x, कि जब इंटीजर है तो इक्वल और इंटीजर नहीं है तो लेस। इसमें इंटीजर नहीं है तो ये बड़ा होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने वैल्यू ली 0 से 1 के बीच में, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0.1 का 1 होएगा, 0.2 का भी 1 होएगा, 0.99 का 1 होगा, 1 का भी 1 होगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में 1.1 का लीस्ट इंटीजर 2 आएगा, 1.99 का भी 2 आएगा, 2 का भी 2 आएगा, और 2 से 3 के बीच में 3 आ जाएगा, 3 से 4 के बीच में 4 आ जाएगा, -1 से 0 के बीच में 0 आएगा, -2 से -1 के बीच में -1 आएगा, -3 से -2 के बीच में -2 आएगा। तो ये इसकी टेबल है। अब इस टेबल की हेल्प से हम इसका ग्राफ बना देते हैं आपके सामने। वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है। ये बस आप इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको बस आइडिया होना चाहिए कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसका ग्राफ देखिए। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। देखिए सबसे पहले 0 से 1 के बीच में 1, 0 पे तो कुछ है नहीं, लेकिन 0 से 0 को तो छोड़ दीजिए, और जीरो को छोड़ के बाकी 1 तक वैल्यू के अंदर 1 आएगा, y = 1 है ये। और जैसे ही 1 से थोड़ा भी ऊपर रखते ही 2 हो जाएगा, y = 2, और 2 से थोड़ा ही ऊपर चलते ही 2 से लेके 3 तक 3 आएगा, ये y = 3, और -1 से इसके 0 के बीच में 0 पे 0 आएगा, ये y = 0 देख सकते हैं, -1 से 0 के बीच में 0, और -2 से -1 पे y = -1, और -3 से -2 के बीच में y = -2। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है? y = लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इसका डोमेन देख लीजिए, डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है। इसका जो रेंज होगा वो i आएगा, मतलब इंटीजर। तो प्रांत r और परिसर इसका i होगा। तो ये आपके सामने हमने बात कर ली किसकी? लीस्ट
इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली। इसकी अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा है, उसका डोमेन रेंज क्या है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट फंक्शंस तो पढ़ लिए, अब हमें बात करनी है, डोमेन भी पढ़ लिया, अब पहले हम बात करेंगे रेंज की, कि रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए, तो रेंज या परिसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेंज या परिसर क्या होता है? रेंज और परिसर अपने को डेफिनेशन तो ऑलरेडी पहले भी बात करी थी हमने, कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y where function is defined is called range। कि y के उन सभी मानों का समुच्चय जहाँ पे फलन का मान परिमित आए या वो परिभाषित हो या वो डिफाइन हो, परिसर या रेंज कहलाता है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू फाइंड रेंज, कि परिसर को ज्ञात करने के नियम। परिसर ज्ञात करने के नियम, इन नियमों के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो तीन चार नियम है। सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन दिया है उसका डोमेन या प्रांत कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद फर्स्ट, यदि डोमेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो रेंज भी क्या होगा? सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यूज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो फलन हमें दिया है y बराबर एफ एक्स, उसका पहले हमें प्रांत ज्ञात करना पड़ेगा। और उसके अंदर रूल नंबर फर्स्ट है, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज सम फाइनाइट पॉइंट्स, कि अगर प्रांत कुछ परिमित बिंदु ही है तो देन रेंज इज देयर corresponding f images of these finite points। कि ये पहला है, आपने पहले में कहा कि यदि पहले तो y बराबर एफ एक्स का प्रांत या डोमेन कैलकुलेट कर लेंगे। एक नंबर में कहा है कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स का डोमेन कुछ फाइनाइट पॉइंट यानी कुछ परिमित बिंदु है तो रेंज क्या होगा? उन फाइनाइट पॉइंट्स का f इमेज या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आएगी या उसकी एफ एक्स की जो वैल्यूज आएगी उसके अलोंग, वो इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा है, अगर डोमेन बिलोंग्स टू r या r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x को y की टर्म में
डिफाइन करना पड़ेगा और फिर हम y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जहां पे x जो है वो डिफाइन हो जाए। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, इफ डोमेन बिलोंग्स टू R और R माइनस फाइनाइट पॉइंट्स, तो देन रेंज क्या हो जाएगी, देन फॉर फाइंडिंग रेंज एट फर्स्ट we express x in term of y and to find the values of y where x is finite और डिफाइंड। देखिए दूसरे में कहा है कि x अगर मान लो डोमेन अगर R है या R माइनस कुछ पॉइंट्स है तो रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो y बराबर fx दे रखा है, x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हम कहेंगे y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए x जो है x की वैल्यू फाइनाइट आ जाए या x की वैल्यू डिफाइंड हो जाए। तो सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट देखिए, अगर डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल है तो हम लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू ए फाइनाइट इंटरवल, कि जो प्रांत है वो कोई निश्चित अंतराल आ जाए। अगर निश्चित अंतराल आ गया तो हम क्या करेंगे, मोनोटोनिसिटी यानी एक दिष्टता यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक दिष्टता वर्धमान और ह्रासमान की हेल्प से हम उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये दिया है, तो फॉर रेंज we calculate least value and greatest value using monotonicity। मतलब अगर कोई निश्चित अंतराल आ जाए तो हम रेंज ज्ञात करने के लिए एक दिष्टता या वर्धमान ह्रासमान की हेल्प से उसमें अधिकतम और न्यूनतम मान हमें पता लग जाए तो उसकी रेंज हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके हम उसकी रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 रूल आपके पास है रेंज कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक बार रिपीट करता हूं, देखिए। तो डेफिनेशन क्या है परिसर की, परिसर या रेंज की डेफिनेशन कहता है कि y की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो या फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आए, या नॉर्मली हम कहें तो कि x की वैल्यू रखने से जो y की वैल्यू आती है वो क्या हो जाएगी, वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज की बेसिक डेफिनेशन ये है। उसके बाद हमने कहा रूल्स, तो 3 रूल है नॉर्मली रेंज कैलकुलेट करने के लिए। पहली बात, सबसे पहले तो हमें प्रांत या डोमेन निकालना पड़ेगा फंक्शन का। अब वो डोमेन किस तरह का हो उसके अकॉर्डिंग रेंज निकलेगी। पहले में आपने कह दिया कि डोमेन या प्रांत मान लो कुछ फाइनाइट पॉइंट्स है, मान लो जो डोमेन आ गया वो आ गया मान लो ए बी सी डी 4 पॉइंट आ गए, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी एफ ए एफ बी और एफ डी। तो उन चारों पॉइंट्स की जो इमेजेस आएगी, एफ इमेजेस या एफ प्रतिबिंब या एक्स के वो 4 मान आए वो फलन में रख करके एफ एक्स के जो मान आएंगे वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज हो जाएगी
एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी। और मान लो रेंज A1, A2, A3, AN है, ये फाइनाइट n पॉइंट्स है, तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी, FA1, FA2, FA3, FA4 डैश डैश FAN। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे में आपने कहा कि डोमेन बिलोंग्स टू R। अगर डोमेन R है या R माइनस कुछ फाइनाइट पॉइंट्स है, तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x को y की टर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद हम कहेंगे y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए x की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, परिमित आ जाए, या परिभाषित हो जाए, या डिफाइंड हो जाए। और तीसरे में आपने कहा कि अगर डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो एक दिष्टता या वर्धमान हासमान या मोनोटोनिसिटी की हेल्प से हम उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल करके और उसकी रेंज कैलकुलेट कर देंगे। तो ये 3 पॉइंट्स के बारे में हमने बात करी। अब हम क्या करें, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम इसके। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1, 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, 20 माइनस 3x, 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5। दूसरा है y इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है log 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, y बराबर log 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5। जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें। पहले फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले तो NCR एंड NPR इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होंगे, सबसे पहले तो n जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, और r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और साथ में n r जो है बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ये होल नंबर्स होते हैं ये ध्यान रखना है। तो इस तो लिखा 16 माइनस एक्स सी, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टू फाइंड रेंज। रेंज कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा, तभी रेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। इसकी बात करें, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड या परिभाषित कब होगा, 16 माइनस एक्स सी टू एक्स, 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1 होगा। उसके अलावा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये इधर आ गया और ये इधर आया, तो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड x लेस देन 16। तो और देखें इसको, x लेस देन इक्वल टू 17/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड
x लेस देन 16, तो x लेस देन इक्वल टू ये कितना हो गया 5 2/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ और x लेस देन 16, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 और 5, इनमें ये वैल्यूज आई। फिर आपने कह दिया कि 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5 इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा? 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 5 एंड 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये इधर आया, ये इधर आया। 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 और x लेस देन 20/3, तो ये आया x लेस देन इक्वल टू 25/7 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 एंड x लेस देन 6 2/3, x लेस देन इक्वल टू 3 4/7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4, x लेस देन 6 2/3, और हमें पता है x है वो हमेशा इंटीजर होगा, तो इससे क्या आया, x बिलोंग्स टू, ये तो कहता है 3 4/7 से लेस हो तो 3 आएगा एक तो, और 2 आएगा, तो 2, 3 दो ही वैल्यू आई, इसमें ये और इसमें ये। अब दोनों में कॉमन देखें, 1 and 2 इंप्लाइज डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो गया, डोमेन बिलोंग्स टू 2, 3। तो जो पहला पॉइंट था रेंज कैलकुलेट करने के लिए, हमने कहा था कि अगर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हों तो हमें रेंज क्या होएगी, जो रेंज है वो उसकी इमेज मतलब F2 और F3, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो हमें F2 और F3 कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे F2 एंड F3? देखिए ये Fx है तो F2 कैलकुलेट किया पहले, तो 2 रखा आपने तो 14 C, 2 यहाँ रखा तो 3 हो गया, प्लस 2 यहाँ रखा तो 6, तो 14 P, 2 यहाँ रखा तो 8 माइनस ये 3 आ गया। इसको सॉल्व करना है अपने को, तो 14C3, तो 14C3 प्लस 14C3 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि NPR जो होता है वो NCR इंटू फैक्टोरियल R होता है, तो 14C3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस फैक्टोरियल 3, और सॉल्व कर लीजिए, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, ये 7 आ गया, तो 3 इंटू 2 6 से आपने इसको काट दिया 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 इंटू 14 इंटू 13, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 इंटू 13, ये आ गया 1548। इसी तरह दूसरी वैल्यू F3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, F2 और F3 होगी रेंज, तो F3 कैलकुलेट करना है तो हम F3 भी इसके अंदर पुटअप कर सकते हैं। तो ध्यान से समझ लेना, NPR और NCR डिफाइन कब होगा, जब NR से ग्रेटर देन और इक्वल हो, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और साथ में N भी, वैसे N की जरूरत नहीं है, इन दो से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए इसका हमने कोई यूज़ किया ही नहीं, इन फर्स्ट 2 से ही काम चल गया, और NR बिलोंग्स टू होल नंबर, सफिशिएंट है। तो ये डिफाइंड कब होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये N ग्रेटर देन इक्वल टू R और R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पर लिख दिया कोई बात नहीं, क्योंकि N भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं। तो फिर तीनों में कॉमन देखा और साथ में इंटीजर देखना है, तो 1 2 3 4 5 आया। सेकंड वाले को सॉल्व किया 2 और 3, तो दोनों में कॉमन देखा तो 2 और 3, ये डोमेन आ गया। तो जब पहला पॉइंट आपने कहा था कि अगर
डोमेन कैलकुलेट करने पर अगर मान लो कोई 1 2 4 बिंदु आ जाए तो रेंज क्या होगा, उनकी इमेज निकालनी है F2 और F3। तो फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। अब तो आपने F2 तो कैलकुलेट कर लिया, अब F3 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 3 रखा तो 13 3C, 3 रखा तो ये हो गया 5 प्लस 3 यहाँ रखा तो 9, तो ये 11 P, यहाँ 3 रखा तो 12, 12 माइनस 5 हो गया 7। इसको सॉल्व करना है। 13C 5 प्लस 11, पहले 2 पुट किया था तो 2 यहाँ रखा तो 14C 3 हो गया था, और यहाँ 2 रखा था तो 14P 3 हो गया था। चलो अब इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए। फैक्टोरियल सीधा लिख दें 13 12 11 10 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 11P7। NPR होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, 11 माइनस 7, और ये होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। चलो लिख देता हूँ फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 13 माइनस 5 8। तो अब सॉल्व किया आपने, ये लिखा 13 12 11 10 9 इंटू फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल r कट जाएगा 5 4 3 2 1 प्लस फैक्टोरियल 11 है तो 11 10 9 11 में 7 गया 4 बचा, नीचे फैक्टोरियल 4 है, मतलब फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया, देखो इसका मतलब हो गया 11 10 9 8 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ी कैलकुलेशन है तो वो इस फॉर्म में भी अपन छोड़ सकते हैं, वो तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ये आपकी इसकी रेंज। तो अगर NCR और NPR में क्वेश्चन आ जाए तो हमें बेसिक पता होना चाहिए, NCR हो चाहे NPR हो, n ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, n और r दोनों होल नंबर्स 0 1 2 3 4 हो सकता है, और n नॉर्मली ग्रेटर देन 0 ही होता है, मतलब 1 2 3 4 होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जो क्वेश्चन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर हम कहें कि डोमेन की बात करें, वैसे इसमें डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोमेन निकालें पहले। डोमेन में आप कहोगे y इज डिफाइंड इफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू -1। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है 0 से 1 होती है, तो ऐसी x की कोई वैल्यू, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होती है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स जो डोमेन इसका आया है, डोमेन आ गया r। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा था कि जो रेंज के अंदर, रेंज कैलकुलेट करने के लिए कि अगर प्रांत या डोमेन r या r माइनस फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को y की टर्म में लिखना पड़ेगा।
तो आपके पास अब रेंज कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपके पास आया y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y प्लस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, इसको इधर ले आओ, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 और ये y की टर्म में आ गया, तो y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1। तो दोनों तरफ ये जो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेने से y माइनस 1, माइनस मतलब माइनस की मल्टीप्लाई करी आपने, तो ये ग्रेटर देन हो गया, ये -1 आ गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो y अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, एक y अपॉन वाई माइनस 1 ग्रेटर देन -1 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया तो y अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो y माइनस 1, तो y प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इससे क्या आया, 2y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इससे क्या आएगा, y बिलोंग्स टू, जब दो फैक्टर हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, और ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो लेस से और लेस और ग्रेटर से और ग्रेटर आएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/2 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसको अपने सॉल्व किया तो इसमें क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 0 से 1, वहाँ 0 से 1 आया। अब दोनों में हम कॉमन इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए कॉमन इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए नंबर लाइन से आप देख सकते हो, एक तो है 0 से 1, तो ये 0 और ये आपके पास है 1, तो 0 से 1 हो गया, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। और नेक्स्ट है हाफ से लेस और ग्रेटर देन 1, हाफ 1/2 से लेस और 1 से ग्रेटर। तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या आया, तो इम्प्लाइज जो रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से हाफ, ये इसका क्या आ गया, परिसर आ गया, जो दोनों में कॉमन देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये था एक क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन और लिखा है आपके सामने, वो भी देख लीजिए। थर्ड, y इक्वल टू लिखा है log 3x² माइनस 4x प्लस 5, y इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन के लिए क्या करना है, आपने कहा y इज डिफाइंड कब, लॉग के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें a बराबर 3 है, d चेक कर लो, b² माइनस 4ac 16 माइनस 60 लेस देन 0 आ गया। तो हमें पता है ना कि अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है। ये क्वाड्रेटिक में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो आपके पास यहाँ डोमेन या प्रांत क्या आ जाएगा, डोमेन इक्वल टू r आ गया। तो हमने अभी कहा था कि अगर फंक्शन का डोमेन या प्रांत r या r माइनस फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम x को y की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको चेंज किया, अब रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो रेंज में आपने कहा अब तो 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू हो गया e की पावर y, तो 3x² माइनस 4x प्लस
5 माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू 0। हमें पता है x बिलोंग्स टू r है, यानी इसके रूट्स रियल है, तो आप जानते हो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4a और c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 प्लस 12 ई की पावर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 12 ई की पावर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में से 16 गया 44 ई की पावर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 44/12, 4 से कट कर दिया तो ये कितना हो गया 11/3। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू log 11/3 ये आ गया। तो रेंज क्या आ गई, रेंज बिलोंग्स टू log 11/3 से इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम रेंज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आज फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया और लीस्ट इंटीजर पढ़ लिया और रेंज कैसे कैलकुलेट करने, 3 बेसिक रूल है, उन रूल को ध्यान रख के प्रैक्टिस करनी है। अब रिमेनिंग अपने पास अब बच रहा है इवन ऑड फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। थैंक यू।